मोमेंटम, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसको बोलते हैं ऐसे डेफिनेशन में टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन, टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसकी मोशन का जो टोटल इफेक्ट होता है वो ओनली ड्यू टू वेलोसिटी नहीं होता, मास का भी इफेक्ट आता है। तो मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। जैसे एक कार है और एक ट्रक है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं और किसी से टकराते हैं, तो ज़्यादा मोमेंटम किसका होगा? ट्रक का, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। मोमेंटम ज़्यादा होगा तो मान लो ट्रक किसी दीवार से टकराती है तो दीवार को तोड़ सकती है, जबकि कार का मास कम है, मोमेंटम कम है, तो वो दीवार को नहीं तोड़ पाएगी, खुद टूट सकती है। तो फर्क हो गया ना। तो इसलिए टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन जो होता है मास इनटू वेलोसिटी से डिनोट किया जाता है। मास को हम लिखेंगे केजी में, वेलोसिटी को मीटर अपॉन सेकेंड। इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, जैसे न्यूटन और जूल होता है ना, तो ज़रूर नहीं हर किसी में नेम हो उसका पर्टिकुलर। केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड ही बोलते हैं ना। इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला, केजी का मास m1 आ जाएगा, मीटर का L1, टाइम का सेकेंड, तो ऊपर जाएगा t-1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 L1 t-1, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट होता है इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स को I से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और कितने टाइम के लगाते हैं, कितने टाइम के लिए लगाते हैं, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है। जैसे हमने किसी को धक्का दिया, किसी को पुश किया, एक पुश मतलब फोर्स लगाया, कितने टाइम के लिए लगाया, उसके अकॉर्डिंग उसको इम्पल्स मिलेगा। तो इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम, या इसको हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स जो होता है उसकी वजह से मोमेंटम चेंज होता है। कैसे? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो स्टेशनरी है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो मोमेंटम जीरो हो गया। अब हमने उसको पुश किया कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा? कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो मूव करेगा, मतलब उसका मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो मोमेंटम में जो चेंज होता है उसको भी इम्पल्स के इक्वल होता है। ऐसा हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, तो हम प्रूव भी करेंगे कि इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का टोटल इफेक्ट। हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जब तक हमको ये नहीं पता होता कितने टाइम के लिए लगाए, तब तक हम बता नहीं सकते कि उसका टोटल इफेक्ट क्या है। तो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। लिखिएगा इसको, फिर आगे चलते हैं। फोर्स का आ जाएगा न्यूटन और टाइम का सेकेंड। न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड को सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, पावर 2 है ना, पावर 1 कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा? केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। सेम एज मोमेंटम, इम्पल्स का और मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, यूनिट सेम है। इसका मतलब एक तरह से वो फिजिकल क्वांटिटीज सेम है। तभी तो हमने कहा इम्पल्स इज इक्वल टू क्या है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज होगा वही तो इम्पल्स है। तो इस तरह से मोमेंटम और इम्पल्स जो है बोथ आर द सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है। और दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आएगा। तो ये भी हमको लर्न करना है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ इम्पल्स
and momentum have same dimensional formula. सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आएगी, हो सकता है उनके बारे में आपने सुन रखा हो, नहीं भी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पर जो मेन एम जो है वो ये है कि यूनिट निकालना। फॉर्मूला हम बताएंगे, उससे आपको यूनिट निकालना, उससे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। वो जब चैप्टर्स आएंगे, सब चैप्टर्स के अंदर अलग अलग फॉर्मूले आएंगे, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आएगी, तब वो वहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला है। फोर्स का जैसे अपन ने बताया न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, पता होगा, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ को मीटर में लो, विड्थ को भी मीटर में लो, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, है ना। लिखो एरिया का एक्स्ट्रा यहाँ पर, एरिया है ना, एरिया क्या होता है लिख दूँ, मीटर स्क्वायर, डायरेक्टली मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, m0 L2 T0, क्योंकि इसमें मास है नहीं, टाइम है नहीं, केवल मीटर स्क्वायर है, मतलब लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल, और शॉर्ट में लिखते हैं PA, पास्कल। कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर होता है, तो जब यूनिट लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, है ना। जनरली जो साइंटिस्ट का नेम होता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जहाँ स्मॉल होगा तो ये यूनिट है, या फिर PA फिर कैपिटल लिख सकते हैं। जैसे न्यूटन है तो N, और यदि हम पूरा लिखेंगे तो स्मॉल n से लिखना पड़ेगा, तब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यूनिट है या पर्सन का नेम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, पास्कल भी बोलते हैं उसको, PA, ठीक है। और ये एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला L2 होता है। अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का अपन ने लिखा था, अभी ध्यान करें, m1 L1 T-2। जैसे इससे पहले बताया आपको फोर्स का न्यूटन, न्यूटन m1 L1 T-2 अपॉन एरिया का हो गया L2 मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू प्रेशर का m1, ये पावर 1 है, ये 2 है, तो कट जाएगी पावर 1 और 2 पीछे बचेगी 1। पावर 1 है, ये 2 है, तो काट सकते हैं 1 और ये 2 है, ठीक है। नहीं पावर, तो 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, तो एक L1 कट जाएगा, पीछे L1 बचेगी, ऊपर जाएगी -1 T-2। तो ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर को भी P से लिखते हैं, मोमेंटम को भी P से लिखते हैं, है ना। सेम कई फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेम सिंबल काम में ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं है, बस इसलिए लिखते हैं, जैसे प्रेशर है तो P हो गया, है ना, वर्क है तो W, है ना, पावर है तो P, पावर को भी लिखते हैं P से, यहाँ P प्रेशर है ना। तो ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसी तरह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, ये भी प्रेशर का एक टाइप है। स्ट्रेस में क्या होता है, जैसे कोई वायर है, इसको हमने यहाँ से फिक्स कर रखा है, अब इसको हम फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं इसको, तो इसके अंदर फोर्स जो हम लगा रहे हैं, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया।
क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो फोर्स अपॉन एरिया को बोलते हैं स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस, ये भी ऐसे प्रेशर के सिमिलर है, लेकिन प्रेशर जब यूज लेते हैं, जब कोई चीज़ जो होती है उसको अपन दबाते हैं, मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तो जनरली हम प्रेशर वर्ड काम में लेते हैं। प्रेशर तब होता है जब फोर्स परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है किसी भी सरफेस पे। जैसे कोई भी सरफेस है और उस पर अपन नॉर्मली फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, प्रेशर। ठीक है। और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, जैसे फोर्स से हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो इसका भी यूनिट वही होगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाएगा, m1 L-1 T-2। तो प्रेशर का और स्ट्रेस का सेम है। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस वर्ड कहाँ यूज लिया जाता है, जैसे एक वायर है, इस वायर को हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं, तो स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये वायर है, इस वायर की लेंथ L थी इनिशियल, और हमने इसको स्ट्रेच किया और इसकी लेंथ में जो चेंज हुआ, चेंज के लिए डेल्टा लिखते हैं, ऐसे ट्राइंगल की फॉर्म में डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा L मतलब चेंज इन लेंथ। डेल्टा L का मतलब क्या है बच्चों, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज ऑफ इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ, उसका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ डेल्टा मतलब ट्रायंगल, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा, डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ, तो लेंथ का यूनिट भी मीटर होगा और इनिशियल लेंथ का भी मीटर होगा, तो मीटर मीटर कट जाएंगे, तो ये यूनिट लेस होगी। क्या होगी, यूनिट लेस। तो यूनिट होगी तो डायमेंशन भी नहीं होगी, तो डायमेंशन लेस, मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो m0 L0 T0 आएगा, m0 L0 T0 आएगा। स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, लेंथ मीटर में होगी, चेंज इन लेंथ भी मीटर में होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है। तो यूनिट लेस हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी, मतलब डायमेंशंस नहीं होगी, 0 0 होगी, m0 L0 T0। तो ये स्ट्रेन है, वो स्ट्रेस है, सिमिलर टू द प्रेशर। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वर्ड ऐसे सुना होगा आपने, जैसे हम किसी भी चीज़ को खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो वापस रीगेन कर लेती है अपनी पोजीशन को, अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है उसको लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेस का न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन यूनिट लेस, तो इसका यूनिट यही रहेगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-1 T-2 आएगा। निकाला ना हमने प्रेशर का, स्ट्रेस का, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसका भी यही आएगा, क्योंकि ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये एक्चुअली क्या होता है, प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे वायर है, उसको हम खींचते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं उसमें, उसकी वजह से उसमें स्ट्रेन पैदा होगी, तो स्ट्रेन जो पैदा होगी वो स्ट्रेस पे डिपेंड करती है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना।
इसका यूनिट ही आएगा। अभी तो हमको यूनिट से मतलब है, तो आपके लिए तो एक तरह से ये फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या ये। तो अपन क्या लर्न करेंगे, प्रेशर का, स्ट्रेस का एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी all have same dimensional formula, have same dimensional formula। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।